वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका एग्जाम है 10th क्लास का। तो देखो, एक क्विक रिवीजन हम लेकर आए हैं 2-3 चैप्टर की। देखो, तो सबसे पहले विद्युत धारा का मतलब क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला इसका क्या है मेरे पास? देखिए, आई बराबर क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी। आई क्या है? विद्युत धारा। क्यू क्या है? आवेश। और टी क्या है? समय। आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे पास? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और एसआई का और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? करंट का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हिंदी में किस तरह से लिखती है? एम्पियर। और किस मशीन द्वारा, कौन सी डिवाइस या कौन सी यंत्र द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है? वह एमीटर। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उस यंत्र का नाम बताइए या उस डिवाइस का नाम बताइए जिसके द्वारा विद्युत धारा को नापा जाता है। वो कौन सा? मेरे पास एमीटर। और एक आई का एक और मेरे पास फॉर्मूला, आई बराबर वी बटा आर। आई बराबर वी बटा आर। वी क्या मेरे पास? विभांतर। और आर क्या? प्रतिरोध। ये जो मेरे पास आई बराबर वी बटा रहा है, ये कौन सा नियम है? ओम का नियम। जो फॉर्मूला मेरे पास आई बराबर वी बटा रहा है, ये कौन सा नियम है? ओम का नियम। ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि ओम का नियम लिखे। तो आपका क्या बन सकता है ओम का नियम का? कि इस नियम के अनुसार किसी चालक में बह रही विद्युत धारा तथा विभांतर, उन दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। जो मेरे पास V है विभांतर, इसका ऐसे मात्रा क्या देखिए मेरे पास? वोल्ट। और किस यंत्र या किस मशीन द्वारा या किस डिवाइस द्वारा उसे मापा जाता है? वह वोल्ट मीटर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विभांतर का ऐसी मात्रा का वोल्ट, और कौन सी मशीन या कौन सा यंत्र है जिससे उसे नापा जाता है? वह वोल्ट मीटर। ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला है चालक की लंबाई। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास? आर प्रोपोर्शनल एल। ये जो निशान इस तरह से लिखा है, इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से। दोनों एक दूसरे के समान है, तो मतलब किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या मेरे पास? किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। अब देखो, ये बटे में आ गया, ये आर प्रोपोर्शनल 1/e। तो ये क्या बन गया मेरे पास? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। ये बन गया मेरे पास दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मतलब चालक के नेचर की, जो मटेरियल मेरे पास कंडक्टर के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और पहली और सेकंड इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर एक तीसरी इक्वेशन ये बन सकती है मेरे पास, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। एल देखो समान है, ए बटे में था। तो ये जो निशान है प्रोपोर्शनल का, इसको हटाकर अगर मैं कोई इक्वल टू का निशान लगाऊंगा तो मुझे कौन सा लगाना पड़ेगा? जो क्या लगाया मैंने? रो। ये रो इस तरह से लगाया मैंने, ये देखो थोड़ा टेढ़ा भी। इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। और आर जो है मेरे पास, आर देखो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का देखो बेटा मतलब क्या होता है? ये देखो जो आर ना प्रतिरोध, इसका देखो मतलब क्या है? करंट का विरोध। करंट के पथ में बाधा। पथ में बाधा मतलब रुकावट है करंट के रास्ते में, तो उसे आर बोला जाता है, प्रतिरोध। आर को दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। एक है श्रेणी क्रम, सीरीज, और दूसरा है समानांतर मतलब पैरेलल। श्रेणी क्रम में अगर मेरे पास अलग अलग आर दिए गए हैं तो टोटल आर कितना आएगा? R1 प्लस R2। आर एस देखो, आर का मतलब है प्रतिरोध, एस का मतलब है श्रेणी क्रम सीरीज। तो टोटल आर कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस जितने भी मुझे आर अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसमें आर सबसे ज़्यादा आता है। आर सबसे ज़्यादा होगा तो करंट सबसे कम होगा। और वहीं पर जो पैरेलल मेरे पास कॉम्बिनेशन होंगे समानांतर वाले, तो इसका क्या आएगा? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस डैश 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 मेरे पास जितने भी मुझे आर दिए हुए हैं। यहाँ पर बटे में करके जोड़ना है और श्रेणी क्रम में बिल्कुल अपने ऐड कर देनी है। उसके बाद विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या आएगा? वॉट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये नोट हैश लगा दिया यहाँ पर।
इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति का मात्रा क्या आता है, वॉट आता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। लेकिन ये देखो आई किसके बराबर था, यहाँ पर देखो आई किसके बराबर था, यहाँ पर V बटा आर के बराबर था ओम के नियम के अनुसार। तो जब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू भरेंगे आई बराबर V बटा आर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, P का एक और फॉर्मूला बनता है P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। क्या बनेगा, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, और एक और फॉर्मूला मेरे पास बनेगा P बराबर आई स्क्वायर आर। ये आपके पास तीन तीन आपके पास इक्वेशन बनती है। तो आपको एमसीक्यू पूछ सकती है कि इनमें से P का करेक्ट फॉर्मूला लिखे, तो ये तीनों P के करेक्ट फॉर्मूले है, तो ये तीनों P के करेक्ट फॉर्मूले है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला P बराबर वी आई, दूसरा P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, और तीसरा P बराबर P बराबर आई स्क्वायर आर। ये तीन मेरे पास विद्युत शक्ति के फॉर्मूले हैं। और उसके बाद आता है विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये किसके बराबर आएगा, E बराबर P मल्टीप्लाई टी, जो पावर है मल्टीप्लाई टी, जब पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टी मेरे पास टाइम है, तो मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी इसका मात्रा क्या आएगा मेरे पास, जूल। उसके बाद आता फ्यूज। फ्यूज क्या होती है मेरे पास, एक सुरक्षा उपकरण है, सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या सुरक्षा उपकरण है, सेफ्टी डिवाइस। और एक इसी तरह से जो मेरे पास अर्थिंग आती है, अर्थिंग यानी कि भू संपर्क आता है मेरे पास, तो वो भी एक मेरे पास इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस है। आपने देखा होगा जब कभी अगर विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज हमारे पास उड़ जाता है। एक था शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट देखो होता कब है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। मान लो एक ये लाइव वायर जा रही है जिसके अंदर करंट है, और दूसरी तरफ ये न्यूट्रल वायर जा रही है, डॉट 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 न्यूट्रल वायर। जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, टच होंगी, तो शॉर्ट सर्किट होगा। और इसके होने से क्या होगा, करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए देखो क्वेश्चन है एक, ये पहले बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, R1 R2 R3 कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल, समानांतर, समानांतर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था, एक बटा आर पी बराबर एक बटा R1 प्लस एक बटा R2 प्लस एक बटा R3। तीन तीन अब मेरे पास आर थे, तो तीन आर मुझे लेने पड़ेंगे। R1 2 ओम है, R2 3 ओम है, R3 5 ओम है। जब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखो एक बटा आर पी बराबर R1 कितना था, 2 ओम, एक बटा 2 जमा एक बटा 3 जमा एक बटा 5। एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 3 5, इसका एलसीएम कितना आएगा, 30। 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ऊपर सॉल्व कर दिया, 15 जमा 10 जमा 6। अब 15 कैसे आ गया, देखो नीचे यहाँ पर क्या है, 2, 2 के भाड़े पर 30 कब था, 15 पर था। ठीक है, जमा अब यहाँ पर क्या है, 3, 3 के भाड़े पर 30 कब था, 10 पर था। जमा यहाँ पर क्या है, 5, 5 के भाड़े पर 30 कब आता है, 6 पर आता है। इन सबको जब हम जमा करते हैं मेरे पास कितना आएगा, 31/30। कितना आएगा, 31/30। अब मैंने तो आर पी निकालना था, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, देखो इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो फिर इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे, तो आरपी कितना आएगा मेरे पास, 30/31। ये देखो 30 नीचे था ऊपर चला गया, और 31 ऊपर था नीचे आ गया, 30/31 हो। और यही पर अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, श्रेणी क्रम एक सीरीज में, देखो सीरीज का मतलब एक ही लाइन में आ रहे, एक ही लाइन में आ रहे, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2 जमा 3 जमा 5 इनको ऐड कर दो, तो कितना आ गया मेरे पास, 10 ओम आ गया। मतलब श्रेणी क्रम में आर क्या होगा, ज्यादा होगा। श्रेणी क्रम में देखो आर क्या होगा, ज्यादा होगा, करंट कम होगा। तो हम अपने घरों में जो कॉम्बिनेशन करते हैं वो हम करते हैं पैरेलल। जो हम घरों में कॉम्बिनेशन करते हैं वो कौन सा करते हैं, पैरेलल करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड चैप्टर आपका मतलब फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है लाइट, प्रकाश। देखो लाइट या प्रकाश होता क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी देखने में मदद करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
देखो 3 मल्टीप्लाई 8 के पावर मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है लाइट की। और एक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चमकदार वस्तु से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस मुड़ जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखो, ये मेरे पास मिरर है, मतलब कोई भी चमकदार वस्तु, मतलब मिरर आ गया, दर्पण आ गया। जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, पड़ी, दर्पण से टकराने के बाद वापस मुड़ गई। जो किरण जा रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो वापस मुड़ गई इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में मेरे पास क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, एन आ गया नॉर्मल, अभिलंब। ये क्या आ गया, एंगल आई, ये क्या आ गया, एंगल आर। और इसके दो नियम देखो कौन कौन से हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये एक ही बिंदु, मतलब एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। और एक था प्रकाश का अपवर्तन। देखो, परावर्तन में केवल दिशा बदलती है, माध्यम नहीं बदलता। और प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश का माध्यम बदल जाता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई कांच की स्लैब है, ये प्रकाश की किरण आई, अब कांच की स्लैब थी, प्रकाश की किरण अंदर मुड़ जाएगी, प्रकाश की किरण अंदर मुड़ जाएगी। अब देखो, ये प्रकाश का माध्यम बदल गया, यहाँ पर प्रकाश का माध्यम बदल गया तो प्रकाश का जो प्रकाश भी है या तो विलंब की ओर झुकेगा या विलंब से दूर जाएगा। ये देखो, जब बाहर जाएगी, देखो यहाँ पर मेरे पास वायु है, वायु। और जो मेरे पास कांच आ गया, कांच आ गया जो एक डेंजर मीडियम है, जब प्रकाश विरल से सघन, मतलब रेयर से डेंजर मीडियम में आएगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखो, विरल से सघन मतलब रेयर से डेंजर में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और वहीं पर जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा, डेंजर से रेयर मीडियम में जाएगा, तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। देखो, मुड़ गया, दूर हो गया। इसीलिए कभी हम जब पानी में अपनी छाया देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, तो हमें थोड़ी सी बदली हुई दिखाई देती है, मतलब थोड़ी बड़ी दिखाई देगी। ये आपको आ सकता है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो वो विलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो वो विलंब से दूर हट जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन को, देखो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या हो सकता है, इसके रिजल्ट देखो क्या क्या रिजल्ट, कि भैया प्रकाश का अपवर्तन होता तो क्या होगा उससे। तो देखो, तारे जो टिमटिमाते हैं आकाश में वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं आकाश में वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। और हीरा जो चमकता है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकता है। ठीक है। और इंद्रधनुष किस कारण बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष किस कारण बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। देख लो वर्ण विक्षेपण किस तरह का होता है। ये मेरे पास एक प्रिज्म है, प्रकाश आया, प्रकाश आया, प्रिज्म में से जाएगा तो 7 रंगों में भर जाएगा, वो 7 रंगों में भर जाएगा। इसे बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में वर्षा के बाद कुछ बूंदें रह जाती है जिसके कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश 7 रंगों में भर जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव के कारण तथा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। टिंडल प्रभाव के कारण तथा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दर्पण सूत्र क्या था मेरे पास, 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। क्या था मेरे पास, दर्पण सूत्र 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। v क्या मेरे पास, प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी, u क्या है, वस्तु के दर्पण से दूरी, और f क्या, फोकस दूरी। अगर लेंस सूत्र मुझसे पूछ ले तो प्लस की जगह माइनस आएगा, मतलब 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बाकी v, u और f वही है मेरे पास। प्रतिबिंब की जगह पर लेंस आएगा और f का मतलब फोकस दूरी रहेगा। और ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास अगर कोई अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, वो इस तरह का होगा, बाहर की तरफ से पॉलिश है, बाहर की तरफ से पॉलिश है, परावर्तन अंदर की तरफ से होगा, परावर्तन देखो अंदर की तरफ से होगा। और जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ पर मिलती है, एफ पर मिलती है, एफ पर। और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर। ये देखो, वस्तु को कहाँ पर रखा, अनंत पर, इन्फिनिटी पर। तो दर्पण से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पर मिलेंगी, एफ पर मिलेंगी। और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं।
एफ क्या फोकस दूरी, तो एफ का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, आर बटा दो। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके साथ का कोई 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है कि मुझे वक्रता त्रिज्या दी हुई है और मैंने फोकस दूरी निकालनी है। अगर अवतल दर्पण आ गया तो उसके लिए एफ और आर माइनस में रहेंगे, एफ और आर माइनस में रहेंगे। अगर उत्तल दर्पण आ गया, कॉन्वेक्स मिरर आ गया, तो उसके लिए एफ और आर प्लस में रहेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर अंदर की तरफ से पॉलिश है और परावर्तन बाहर की तरफ से होगा। अब तक थोड़ा सा सेटिंग चेंज हो गया। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर आर बटा दो। अगर मुझे वक्रता त्रिज्या दी जाए तो हम उसके फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अवतल दर्पण आगे तो माइनस में रहेगी, उत्तल दर्पण आगे तो प्लस में रहेगी। देखो, अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और आभासी भी बना सकता है, और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वस्तु का आभासी मतलब वर्चुअल छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी छोटा और सीधा, वर्चुअल स्मॉल और इरेक्ट, हमेशा यही प्रतिबिंब बनाएगा। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग ट्रैफिक मिरर के रूप में किया जाता है। ट्रैफिक मिरर मतलब गाड़ी में पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने के लिए किया जाता है। और लेंस कौन कौन से होते हैं मेरे पास, लेंस में मेनली 2 प्रकार के आते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स और अवतल मतलब कॉनकेव। इसके उत्तल के लिए एफ और आर प्लस में रहेंगे, एफ और पी, एफ मतलब फोकस दूरी और पी मतलब पावर, प्लस में रहेगा। और अवतल लेंस के लिए एफ और पी माइनस में रहेंगे। देखो, उत्तल लेंस का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस को दूर करने के लिए किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, मतलब मायोपिया के लिए किया जाता है। और अवतल लेंस, ये देखो प्रकाश की किरणें अलग अलग आ रही है, ये प्रकाश की किरणों को एक ही पॉइंट पर फोकस करता है, एक ही पॉइंट पर फोकस करता है, तो इसे कन्वर्जन लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट, इसे कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। और ये प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैला देता है, ये प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैला देता है, इसलिए इसे डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। लेंस की शक्ति का फॉर्मूला क्या है, पी बराबर 1/f। फोकस दूरी अगर मुझे दी गई है तो उस लेंस की शक्ति भी निकाल सकती है। और लेंस की शक्ति का जो मात्रक है वो क्या मेरे पास, डायोप्टर है, डायोप्टर। ये ऐसा ही मात्रक है लेंस की शक्ति का। और नेत्र का निकटतम बिंदु जिसे हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं वो होता है 25 सेंटीमीटर, और दूरस्थ बिंदु होता है अनंत, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, इन्फिनाइट तक, वो वैल्यू फिक्स नहीं है, तो वो आएगा अनंत। और नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन, वो पावर या वो क्षमता जिसके द्वारा हमारे लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है। नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह हमारे नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, उसे बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। और आई के देखो पार्ट कौन कौन से, कॉर्निया, आइरिस, लेंस। लेंस कौन सा होता है हमारी आंख में, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स। रेटिना, रेटिना क्या होता है, जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर क्या होता है, इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सिलेरी मसल्स जिन्होंने आंख के लेंस को पकड़ के रखा होता है। ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन से ब्रेन तक मैसेज लेकर आती है, मान लो आंख ने क्या देखा, आई ने क्या देखा, आई का मैसेज ब्रेन तक लेकर आती है, आई का मैसेज ब्रेन तक लेकर आती है। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है जो लाइट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं करता, लाइट के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहती है। अगर मान लो प्रकाश की किरण ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ती है तो वो वस्तु में दिखती नहीं है।
और ये देखो आँख के नेत्र के मेन दोष कौन कौन से है? दूरदृष्टि दोष मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें देखो नाम का उल्टा होगा, इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी। और इसका कारण क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। जो लेंस की देखो दूर आ गया, दूर आ गया तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और इसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई देगी, देखो निकट आ गया, पास की वस्तु दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। कारण क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। और उपचार क्या होगा? अवतल लेंस द्वारा, इसे मतलब कॉन्वेक्स लेंस द्वारा। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर गलत लिख दिया। हाँ, कॉनकेव। अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। रंगाधाता मतलब ब्लाइंड स्पॉट है, इसमें रंगों की पहचान नहीं हो पाती और इसका कोई इलाज भी नहीं है। मतलब रंगों की पहचान नहीं हो पाती तो उस बंदे को लाइसेंस नहीं मिलता कभी भी। एक आता मोतियाबिंद, जिसमें आयु के साथ साथ जो लेंस है इसका ये धुंधला पड़ जाता है। जैसे मान लो 40 प्लस के बाद, 40 प्लस के बाद या 50 प्लस के बाद जो मानव नेत्र का जो लेंस है ये धुंधला पड़ने लग जाता है, जिसके कारण वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती और मोतियाबिंद हो जाता है। इसका इलाज है आंख का लेंस चेंज कर दिया जाता है। तो देखो एक एक मार्क के कुछ क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर कि सबसे सबसे रिएक्टिव धातु, सबसे रिएक्टिव धातु कौन सी होती है मेरे पास? पोटाशियम। अभी थोड़ा राइटिंग में ऐसे लिख रहा हूँ। पोटाशियम का सिंबल है के। कमरे के ताप पर द्रव्य धातु, वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य पाई जाती है, मतलब लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, पानी जैसी पाई जाती है धातु, तो वो होती है पारा। पारा मतलब मरकरी, पारा मतलब मरकरी। जब डॉक्टर के थर्मामीटर में देखते हो, जैसे बुखार चेक करते हैं कितना बुखार है, तो वो पारा होती है। वो धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो कौन से? पोटाशियम तथा सोडियम। के पोटाशियम, Na सोडियम, Na सोडियम। सबसे तन्य धातु, तन्यता का अर्थ है वो धातु जिसको खींचकर उसकी तार बनाई जा सकती है। तो सबसे जो तन्य धातु होती है वो होती है सोना। सोना सबसे चमकीली धातु भी है और सोना सबसे कम रिएक्टिव है। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना है, सबसे कम क्रियाशील। विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? चांदी। और चांदी का सूत्र है Ag। कमरे के ताप पर द्रव्य अधातु, वो अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है। तो बेटा आपका एग्जाम का पैटर्न मैंने यहाँ पर कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। एक छोटा सा एक और देख लो, आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन का मतलब देखो क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, या प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी बटा वस्तु के दर्पण से दूरी। तो मेरे पास आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस यू बटा वी, ठीक है, सॉरी माइनस वी बटा यू आएगा। और आवर्धन जो होता है मेरे पास समतल दर्पण का, समतल दर्पण का प्लेन मिरर का, जो हम घर में शीशा देखते हैं, उसका कितना होता है? 1। समतल दर्पण का हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और उत्तल दर्पण का हमेशा क्या आएगा? उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल दर्पण का क्या आएगा? 1 से कम, 1 से कम। और अवतल दर्पण का 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 से कम भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।